नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। तो हमने एसआईआर पर जो एक वीडियो आपने देखा था पहले बनाई, अब उसके भाग 2 में हम फिर चर्चा अपनी जारी रखे हुए हैं, क्योंकि उसकी लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो जाए इस करके हमने एक ही दिन में हमने वो वीडियो शूट किया है। लेकिन उसकी अपनी जो समय सीमा है उसको ध्यान में रखते हुए हमने उसे कट शॉर्ट किया है। और नागर साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो नागर साहब क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा कि किस तरह का खतरा ये सिर्फ बिहार पोल पे नहीं मंडरा रहा, अब इसको देशव्यापी मान के चलें तो एसआईआर अगर हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पूरे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहीं ना कहीं मानना है कि क्यों ना इसको हम देशव्यापी लागू कर दें, लेकिन सवाल ये है कि इसमें पारदर्शिता और जो कहते हैं कि सच्चाई जो है वो अगर कहीं छुपाई जाती है या किसी तरह और गड़बड़ियां पाई जाती हैं तो वाकई लोकतंत्र का कहें कि संविधान के विरुद्ध होगा ये सारा। जो भी क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए शर्मा जी, मैं इसमें एक छोटी सी बात कहूँगा कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है जी, ये रिवीजन पहली बात तो बिहार में ही क्यों, हमारे बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं कपिल सिब्बल जी, वो अपना भी एक चैनल चलाते हैं दिल से, जिसमें मैं अभी पीछे एक वीडियो देख रहा था कि भाई जिसमें अशोक लवासा जी और जो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं जी जी, और इवन योगेंद्र यादव जी भी उसमें थे जी, तो उन्होंने इस सारी बातों को लेकर बड़ी चिंता जताई कि भाई किस तरह से जो देश के जो चुनाव हैं उनको प्रभावित करने का एक तौर तरीका निकाला जा रहा है। देखिए, अगर इनको ये जो सर जो शब्द आया है, जो स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन आया है जी, तो अगर इनको इस देश की चिंता थी तो सबसे पहले दिल्ली से शुरुआत करनी चाहिए थी। इससे पहले जो चुनाव हुए थे वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए थी। ये 11 साल से कहाँ सो रहे थे? आज इनको ये लगता है कि भाई ये बिहार में चुनाव हारने वाले हैं तो आज चाहते हैं कि भाई वहाँ वोटों का समीकरण बदल दें। तो ऐसी नीयत के साथ ये सरकार, मैं समझता हूँ कि काम कर रही है। इसके पीछे एक कारण और भी है सर जी। आपने राहुल गांधी जी का एक आर्टिकल पढ़ा होगा, जी जी, मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र। जी दरअसल उन्होंने जिक्र उस टाइम हरियाणा का भी वो है, क्योंकि हरियाणा में भी ऐसे ही हुआ था। और महाराष्ट्र का तो विशेषकर उन्होंने कहा कि जो ओरिजिनल इनके जो उस टाइम जो ईसी की इलेक्शन कमीशन की सूची है उससे कहीं अधिक वोट वहाँ पर मिले। वो पूरे आर्टिकल में हमने एक वीडियो बनाई भी थी। तो मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र के बाद ये जो सिलसिला जो रिट डली सुप्रीम कोर्ट में पूरे विपक्ष का ये मामला, तो ये सामने आया और उसके बाद ही ये जो तीव्रता दिखाई गई, ये एक संदिग्धता में आ चुकी है आज। देखिए शर्मा जी, ये तो क्योंकि इनके जो पूर्व के कृत्य है ना, हाँ जी, उनसे निश्चित तौर पे साफ हो जाता है कि भाई इन लोगों ने जो महाराष्ट्र में जो चीज़ें की, क्योंकि महाराष्ट्र में जितनी वोटें नहीं थी उससे ज़्यादा वोटें डल गई। जी जी जी, तो ये किस तरह से पॉसिबल हो गया कि जितनी वोटें नहीं थी उससे ज़्यादा वोटें डल गई? और ऐसा देश के बहुत से बूथ पे हुआ कि जितनी वोटें नहीं थी उतनी वोट डल गई। हाँ, हरियाणा में भी कुछ, देखिए, दिल्ली में भी था ऐसा। अगर वोटों में तरमीम करने का कोई भी कारण है तो सबसे बड़ा जो कारण है वो ये होना चाहिए था कि जैसे दिल्ली में रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी भी हैं, नेपाली भी हैं, इसके अलावा पाकिस्तानी भी हैं, तो जो लोग बाहर के लोग जो आके बसे हुए हैं और उन लोगों को वोट से बाहर निकालना था, ये मकसद होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पीछे मैं देख रहा था कि भाई हमारे जो भारत के लोग थे वो अमेरिका क्या और दूसरे कंट्री क्या, उनको डिपोर्ट कर करके भेज रहे हैं, उनको हथकड़ियाँ लगा लगा के भेज रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको, देखिए, अगर सच्चाई में आपको रोहिंग्या को बाहर भेजना है, आपको विदेशियों की जो घुसपैठ है उससे बचाव करना है, तो इसके लिए एक और तरीके के कानून की जरूरत है। इसके लिए वोटों में तरमीम की जरूरत नहीं है। देखिए, वोट तो केवल वही आदमी डालेगा जो हमारे देश का नागरिक है, और जो नागरिक है वही वोट डालता है जिसकी वोट पहले से बनी हुई है। आज अगर आप उसकी वोट में कोई बदलाव करने की बात करते हैं तो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, ये सही मायने में इलेक्शन कमीशन और सरकार के माध्यम से एक साजिश का एक हिस्सा है, और इससे हमें बच के भी रहने की ज़रूरत है। और दूसरे, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें बहुत जल्दी दखल देने की ज़रूरत है। और इसमें भी पीछे मैं देख रहा था कि पी चिदम्बरम साहब, जो कि हमारे भूतपूर्व लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं और कई मंत्रालय उन्होंने संभाले, उनका भी मैं लेख देख रहा था। जी जी, और माननीय जो कपिल सिब्बल जी हैं वो भी सीनियर लॉयर रहे हैं। जी हाँ जी। तो इन सब की चिंता ये है कि भाई
ये देश में किस तरह की साजिशें हो रही हैं। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकतंत्र को ख़त्म करने की कवायदें चल रही हो। तो इससे सबको सावधान रहने की ज़रूरत है और इन सब चीज़ों के खिलाफ हमें एकजुट होकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। खासकर जो हमारे देश के जागरूक जो नागरिक हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए। देखिए, यहाँ जैसे अभी नागर साहब ने कहा कि इकट्ठा होना पड़ेगा, और ध्यान कैसे भटकाया जा रहा है। एक हेडिंग है और ये है 20 जुलाई की, RBI's रिकॉर्ड बैंकिंग सिस्टम फंड इन्फ्यूजन इज नॉट बूस्टिंग लोन ग्रोथ। यानी RBI ने पैसा बैंकों में दिया, उसके बावजूद भी जो ऋण के अंदर रफ्तार थी वो नहीं पकड़ी जा रही। जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है या इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, वो कहीं ना कहीं डाउन। और एक और बात बताऊं, एक और आपने देखा होगा कि नई गाड़ियां बाजार से वो जो नहीं बिक पा रही वहाँ पे अपना जो एजेंसी पे, वो उनको ये क्योंकि दबाव बढ़ रहा है, नए से नए उनका एक वो आ रहा है कि ये नया मॉडल आ गया या जो एक वेरिएंट आ रहे हैं, इस तरह की उनकी अपनी भाषा है बाजार की, तो वो 50%, 25%, 40%, 30% डिस्काउंट पे, यानी फर्स्ट रजिस्ट्रेशन का साथ आप गाड़ियाँ आप सेकंड हैंड उसमें से ले लो। तो इस हालात में तो हमारा देश की जो इकोनॉमी कह लो या बाजार ऑटो मार्केट कह लो बेसिकली, तो उन हालात में पहुंचे। एक तरफ से आप देखो कावड़ियों का देखो क्या हाल है। एक बहुत ज़बरदस्त एक आंकड़ा है जनाब, आपने भी सुना होगा कि 4 करोड़ के करीब वो बता रहे हैं कि ये जो कावड़िए जो गए हैं अपना भोले कह के, कहो जी शिव भक्त हैं, बड़ी अच्छी बात है, अपनी अपनी आराध्य देव हर एक कोई पूछता है, होनी भी चाहिए। लेकिन ये जो लड़ाई झगड़े जो रोड पर हम देखते हैं, आपने सबने देखे होंगे, 177 के करीब या 70 FIR हुई हैं कुल। 4 करोड़ के अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो प्रति 10 लाख 42.5%, अगर रुपयों में हम 4 करोड़ आदमियों का ना बल्कि रुपयों में अगर हम कहते हैं तो प्रति 10 लाख में 42.5% की औसत आती है पैसे की, प्रति 10 लाख। और यहाँ पे 4 करोड़ की बात हो रही है। और इतनी अगर FIR कुल हुई हैं तो वो तो माइक्रोस्कोपिक हैं, उसमें भी नहीं दिखने की कि कितनी हुई हैं। सारे कावड़िए उग्र स्वभाव के नहीं हो सकते, ये हम भी मानते हैं। करोड़ों की संख्या बताई गई थी कि आएंगे, कितने आए हैं ये कोई नहीं अभी जानता, जो कुछ भी है लेकिन जितनी भी भीड़ जा रही है उसमें से सारे के सारे उग्र स्वभाव के होंगे, लड़ाके होंगे, ये हम भी नहीं मानते। लेकिन जितने भी लोग हैं, जहां जहां भी ये गए हैं, जहां जहां उत्पात मचा है, वो बहुत एक समाज का सौहार्द खराब करने वाले दृश्य हैं और बहुत विचलित करने वाले भी। एक CRPF जवान को मारा गया, उसका बेटा 10-12 साल का उसके साथ साथ, क्या बीतेगी उसके पुत्र पर। और किस तरह का ये एक है कि झुंड बना के मारना, ये क्या तरीका हुआ, ये कौन सी श्रद्धा है। खैर, सोचना समाज ने भी है और सोचना शासन प्रशासन ने भी है। एक CM साहब की जो है योगी आदित्यनाथ जी की एक रिपोर्ट छपी है 21 जुलाई की, CM टू पिलग्रिम्स शुड अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स ऑफ अदर। ये ऊपर छोटी सी लाइन और बारीक अक्षरों में है कि वो कह रहे हैं कि जो यात्री हैं उन्हें दूसरों के जो है किसी तरह का उन्हें जो समस्या है उनको उनका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है जी। और बड़े बोल्ड में क्या कह रहे हैं वो लोग, CM साहब वो कह रहे हैं कि दोज डिफेमिंग कांवड़िया टू बी नेम्ड शेम्ड आदित्यनाथ। बड़े बोल्ड अक्षरों में और जोर से कह रहे हैं कि जो इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उनके नाम हम उजागर करेंगे और उनको शर्म आनी चाहिए। तो ये कहना है इनका, ये जिनके हाथ में तो समृत को ना ही दोष गुसाएं, ये एक वो कहावत है। ठीक है जी। और बाकी हम तो यही कहने चाहेंगे कि अगर यात्रा धार्मिक है तो उसमें सौहार्द होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। ठीक है जी। तो लड़ाई झगड़े जो हैं ये समाज का सौहार्द खराब करते हैं। रेस्टोरेंट तोड़ दिए गए, स्कूल की बसें तोड़ दी गई, ये सब क्या है, ये कैसी भक्ति है, ये कैसा मतलब कि एक वो पूजने का या वो माने। आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन कम से कम इतना तो है ना कि निर्दोष लोगों को तो ना पीटे जाए। CRPF के जवान के पीट दिया गया, उसका बेटा 10-11 साल का उनके साथ था। ये हरकतें हैं क्या? इस पर किसी का विचार नहीं होना चाहिए सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए शर्मा जी, मेरा मानना ये है कि खासकर जो धार्मिक जो उन्माद है, ये जो धार्मिक उन्माद है, ये कहीं ना कहीं उदंडता को जन्म देता है। और जहाँ तक कावड़ियों की बात है, जो भी लोग इस तरह के लोग हैं कि जो धर्म की आड़ में दंगा करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हों, किसी भी जाति के हों, कहीं से भी हों, सरकारों को इस बात का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उनको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। और जहां लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात आती है तो उनके साथ भी सख्ती से निपटना ज़रूरी है। और क्योंकि आप धर्म के नाम पर अगर हुड़दंग करते हैं
कहीं तोड़ फोड़ करते हैं, दूसरी चीज़ें करते हैं। तो ये क्या है कि ये कहीं ना कहीं हमारे धर्म में भी डेंट मारता है। तो देखिए, आप अपने धर्म की तरफ तभी लोगों को आकर्षित कर पाओगे, फूल बखेरने से कोई आकर्षित नहीं होता। फूल बखेरने से हो सकता है कि आपको वोट बैंक में आपको इजाफा मिल रहा हो, परंतु मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने धर्म में एक उदारता लेकर आएंगे, अगर आप अपने धर्म के अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें पैदा करोगे, तो दूसरे लोग आपके धर्म में भी आस्था जताएंगे। परंतु अगर आपके धर्म के अंदर ही हुड़दंग है, उदंडता है या और दूसरी चीज़ें हैं, तो आप सनातन के नाम पर या किसी अच्छी बात के नाम पर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। लोग आपसे भागने का काम करेंगे। इस तरह का मेरा मानना तो अब चलो अंतिम प्रश्न ये है कि आपने पहले वीडियो में भी कहा कि यानी लोकतंत्र और जो संविधान है इस पर भी एक स्पेक्टर जो है मंडरा रहा है, खतरा मंडरा रहा है। तो अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमको क्या करना चाहिए? वी द पीपल, व्हाट वी शुड डू? देखिए शर्मा जी, मेरा मानना यह है कि जहाँ तक लोकतंत्र के ऊपर खतरे की बात है, ये खतरा क्योंकि एक धर्म के माध्यम से, एक पंथ के माध्यम से अगर हम लोगों में अलगाव पैदा करेंगे, अगर कोई हम खाई पैदा करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा जो लोकतांत्रिक जो ढांचा है, ये संविधान के काबू से भी बाहर चला जाएगा और कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा नुकसान इस देश को उठाना पड़ सकता है हाँ, कि जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती और जिसकी सरकारों ने और इस देश के नागरिकों ने कल्पना भी नहीं की। ऐसी चीज़ें आने वाले समय में घटित हो सकती हैं और उनके लिए जो जिम्मेदार जो लोग होंगे वो यही लोग होंगे जो आज सरकार चला रहे हैं। यही लोग होंगे जो आज सरकार चला रहे हैं। मुझे डॉक्टर राधाकृष्णन जी की याद आ रही है, मेरे पास उनके 2 वॉल्यूम पढ़े हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन के 2 वॉल्यूम है मेरे पास, मैं उसी से संदर्भित पहले जो पहला वॉल्यूम है उसमें जो है पृष्ठ 18, भारतीय दर्शन के 18वें पृष्ठ पर लिखा है, प्लेटो को कोट करते हुए, कि प्राकृतिक स्थितियों के अनुकूल होने तथा पदार्थों के गूढ़ार्थ यानी गहरे अर्थ पर विचार करने योग्य बौद्धिक क्षेत्र उपलब्ध होने के कारण भारतीय उस सर्वनाश से बचा रहा जिसे प्लेटो ने सबसे बुरा बताया, अर्थात विवेक से घृणा। ठीक है जी, यानी अतीत हमारा विवेक से घृणा का नहीं रहा। उसने अपने फीडो नामक ग्रंथ में लिखा है कि आओ हम सबसे अधिक इस बात का ध्यान रखें कि इस विपत्ति से हम ग्रसित ना हो। कौन सी? यानी विवेक घृणा से ना हो, कि हम विवेक द्वेषी ना बने। ठीक है, ये वो कह रहे हैं कि ना बने ऐसे, जैसा कि कुछ लोग मानव द्वेषी हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि मनुष्यों के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता कि विवेक के शत्रु बन जाएं। ज्ञान का आनंद मनुष्य को उपलब्ध एक पवित्रतम आनंद है और भारतीय मस्तिष्क में इसके लिए प्रबल लालसा की ज्वाला विद्यमान है। अब मैं तो कहूँगा कि रही। ठीक है जी, तो ये बात हमने भारतीय दर्शन जो है डॉक्टर राधाकृष्णन के जो ग्रंथ हैं वहाँ से ली है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इसी संदेश के साथ कि समाज में भाईचारा रहना चाहिए, भारतीयता रहनी चाहिए। वी द इंडियन, हम पहले भारतीय हैं, बाकी जो कुछ भी हैं जो अब वो हैं वो रहेंगे, वो भी अमिट है। वो एक सनातनता को भी हमें समझना होगा। हम आगे किसी वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि जो एंटी करप्शन फ्रंट है उसका भी एक संदेश है जो हम समय समय पर आपके साथ वो साझा करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।